देखो बेटा, हिस्ट्री ऑप्शनल में पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकेंड है। पेपर फर्स्ट में दो हिस्सा है, प्राचीन और मध्यकालीन। ठीक है, अब ध्यान देना इस जगह, ये खंड ए है, ये खंड बी है। 1, 2, 3 क्वेश्चन यहाँ रहेगा, 1, 2, 3 क्वेश्चन यहाँ रहेगा। 6 क्वेश्चंस में आपको 5 क्वेश्चंस का जवाब देना है। ठीक है, अब इसमें इस दोनों का पहला क्वेश्चन अनिवार्य होगा। ठीक है, अब सेक्शन ए से चाहें 2 करना है, अब 4 हो गए। आप एंशिएंट से चाहो तो तीसरा अटेम्प्ट कर सकते हो, मिडिवल से चाहो तो आप कर सकते हो। इसी प्रकार पेपर सेकेंड में आधुनिक भारत है और विश्व इतिहास। अब यहां पर भी आप क्या करोगे, ऐसे 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, ये और ये अनिवार्य है, करना ही पड़ेगा। फिर 2-2 क्वेश्चन, ये और ये 4 हो गए। 5वां चाहे आप मॉडर्न इंडिया से करें, चाहे विश्व इतिहास से करें, जहां से चाहे आप कर सकते हैं। मतलब 2-2 क्वेश्चन अनिवार्य रूप से दोनों सेक्शन से करना है और 1 क्वेश्चन के लिए आप फ्री रहेंगे। 5वें के लिए आप चाहे तो सेक्शन ए से कर सकते हैं, सेक्शन बी से। अब जिसका मॉडर्न इंडिया मजबूत है वो 3 क्वेश्चन यहाँ से कर लेगा, चाहे विश्व इतिहास जिसका मजबूत है 3 क्वेश्चन वहाँ से कर लेगा। यहाँ भी वही हाल है, वो आपकी मर्जी है, आपको जो अच्छा लगे वो आप करिएगा। अब देखो, विश्व इतिहास के समझने के क्रम में आधुनिक भारत को समझने के क्रम में तुम सब लोग जानते होंगे कि जो आधुनिक भारत है, ठीक है, आधुनिक भारत 1707 से शुरू होता है और 1947 तक। ठीक है, इसको 2 भागों में बांट सकते हो, पूर्व आधुनिक काल और दूसरा हिस्सा हमारा स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, अब देखो, जो पूर्व आधुनिक काल है ये 1707 से लेकर 1856 है, और ये जो दूसरा हिस्सा है ये 1857 से लेकर 1947 तक। क्लियर? आदि देखो, मोटे तौर पे देखा जाए तो ये हिस्सा क्या है कि अंग्रेजों ने हमको गुलाम कैसे बनाया, और ये हिस्सा क्या है, हमने अंग्रेजों को भारत से कैसे बाहर किया। सिंपल सी बात, यही आधुनिक भारत है कि भाई अंग्रेज भारत कैसे आ गए, कैसे उसने हम पर राजनीतिक विजय प्राप्त किया, और फिर दूसरे सेक्शन में हमने किस राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक उपकरणों से उसे भारत से बाहर कर
बस इतनी सी आधुनिक भारत, इसी को तुम लोग कहते हो बड़ा। लेकिन अब यहीं पर विश्लेषण और अंतर संबंध होता है। क्या होता है कि ये जो पूरा हिस्सा तुम देख रहे हो, ठीक है, जो तुम पूरा हिस्सा देख रहे हो, उस पूरे हिस्से को क्या कहा जाता है? उपनिवेशवाद। क्या कहा जाता है? उपनिवेशवाद। खूब नाम सुने होंगे, खूब बोलते होंगे उपनिवेशवाद, उपनिवेशवाद। और यदि अभी पूछेंगे कि बताओ उपनिवेशवाद का मतलब क्या है, तो चुपचाप हो जाओगे, कोई कुछ बोलोगे। अब देखो यहीं पर कैसे विश्लेषण और अंतर संबंध होता है। एक्चुअली यदि मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं कि सर, जैसे तुम लोगों से पूछता हूं कि अंग्रेज भारत में क्यों आया, तो तुम फट से बोल देते हो सर व्यापार करने आया। बहुत अच्छी बात, समझ रहे हो ना। लेकिन यदि पूछूं कि उसे व्यापार की आवश्यकता क्यों पड़ी, ठीक है, या उसे भारत तक आने का मार्ग कैसे मिल गया, और यदि वो व्यापार करने आया था तो फिर हमें ये बताओ कि वो व्यापारी होकर भारत में राजनीतिक शक्ति क्यों बन गई। यदि इन सारे प्रश्नों का उत्तर दे दोगे तो वही उपनिवेशवाद। वहीं से तुम उपनिवेशवाद को समझ लो। तो चलो समझो। देखो, तुम लोगों ने सुना होगा, विश्व इतिहास में पढ़ा होगा, यूरोप में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूढ़िवादिता के अंधकार को तोड़ने के लिए घटना हुई, जिसको हम क्या कहते हैं? पुनर्जागरण। नाम सुना होगा। पुनर्जागरण 14वीं सदी से लेकर 16वीं सदी तक होती रही। ठीक है, समझ में आ रही है। अब देखो, इस पुनर्जागरण जिसे हम वर्ल्ड हिस्ट्री के अंतर्गत विस्तार से पढ़ेंगे, देखो कैसे विश्व इतिहास और मॉडर्न इंडिया, क्योंकि आधुनिक भारत अंग्रेजों का है, तो स्वाभाविक है जो यूरोप में घटना हो रही है उसी का प्रभाव है। तो थॉट यूरोप में बना और उसका व्यवहारिक प्रयोग भारत में हुआ है। इस पुनर्जागरण ने दो तथ्य को, दो अवधारणा को जन्म दिया कि परलोक महत्वहीन है, इहलोक महत्वपूर्ण है। परलोक महत्वहीन है मतलब जो ईसाई धर्म में रूढ़िवादिता थी उसका खंडन किया गया कि भाई इस पृथ्वी के ऊपर कुछ भी नहीं है, महत्वहीन है, और इस सृष्टि का संचालन ईश्वर नहीं कर रहा है, इस सृष्टि का संचालन प्रकृति अपने प्राकृतिक नियमों से कर रहा है। तो इससे क्या हुआ कि जो सामाजिक धार्मिक जड़ताएं थीं, रूढ़िवादिता थी, वो टूटना शुरू हो गया। आप लोगों को घटना मालूम होगा, गैलीलियो का नाम सुना होगा। उस गैलीलियो ने क्या कहा था? सूर्य स्थिर है, ग्रह चक्कर लगा रहा है। लेकिन ईसाई धर्म में मान्यता क्या है कि ग्रह स्थिर है, सूर्य चक्कर लगा रहा है। इसी कारण ईसाई पादरियों ने
गैलीलियो को फांसी पे चढ़वा दिया था। लेकिन आज आप सब लोग जानते हैं, मानते हैं, प्रायोगिक अध्ययन से स्थापित हो चुका है कि सौर मंडल का तारा सूर्य स्थिर है, ग्रह चक्कर लगा रहा है। तो समझिए ईसाई धर्म में कितनी ज़्यादा रूढ़िवादिता थी। तो इसी प्रकार के चीज़ों का खंडन किया गया। और जब ये कहा गया इहलोक महत्वपूर्ण है, सारी घटनाएं इसी प्रकृति में हो रही है और प्रकृति के प्राकृतिक नियमों से ये संचालित हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि यहीं से आधुनिक विज्ञानवाद और भूगोलवाद का जन्म। किसका? आधुनिक विज्ञानवाद और भूगोलवाद का। प्रकृति के नियमों को समझना ही तो विज्ञान है। प्रकृति के घटनाओं को समझना ही तो भूगोल है। आज चक्रवात उठती है, आप उसका उत्तर दे देते हो। दिन रात क्यों होता है, गर्मी क्यों पड़ती है, ठंड क्यों पड़ती है, मौसम में परिवर्तन क्यों होता है, जलवायु में परिवर्तन क्यों होता है, हवाएं क्यों चल रही है। आज आप इन सारे प्रश्नों का उत्तर तार्किक रूप से देते हो। और जहाँ तर्क नहीं होता है वहीं पर आप कह देते हो भगवान जाने। जैसे अभी कोरोना का है, दवाई नहीं है, वैक्सीन नहीं है, तो भगवान बचाए। जैसे वैक्सीन आ गए पहलवान हो गए हैं। तो वही चीज है यहाँ। अब देखो, इन दोनों विषयों को गतिशील पूंजी चाहिए। अब गतिशील पूंजी क्यों चाहिए, या गतिशील पूंजी मतलब क्या होता है? ऐसी पूंजी जो हमारी बुनियादी आवश्यकता रोटी, कपड़ा और मकान से सरप्लस होता है, उसको गतिशील पूंजी कहते हैं। आप एग्जाम्पल समझिए। आज आप लोग अध्ययन कर रहे हैं, लाखों रुपया खर्च कर रहे हैं, पिताजी खर्च कर रहे हैं। अरे भैया, तभी तो दिल्ली भेज के आपको पढ़ा रहे हैं, तभी पढ़ा रहे हैं जब उनको रोटी, कपड़ा और मकान के अतिरिक्त जो पैसा है तब तो हो रहा है। नहीं तो आप दिल्ली नहीं आ पाते। कई आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चे हैं जो बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन आर्थिक अभाव के कारण वो ऐसा नहीं कर पा रहे। तो गतिशील पूंजी का निर्माण एग्रीकल्चर सेक्टर से संभव नहीं है। इसका निर्माण किससे संभव है? व्यापार से। देख रहे हो किससे है? व्यापार से। इसी व्यापारिक आवश्यकता के कारण अंग्रेज, डच, स्पेनिश, पुर्तगालीज, फ्रांसीसी सभी दुनिया भर में व्यापार करने, भारत में भी ये सब आए थे। और भूगोलवाद के कारण पूरी दुनिया को इन्हें खोज लिया था। आपको पता है 1498 ईस्वी में ही वास्को डी गामा भारत आ गया था। यूरोप से भारत आने का मार्ग खोज लिया गया था। 1600 ईस्वी में ये सारी कंपनियां, 17वीं शताब्दी की शुरुआती दशक आते आते सारी कंपनियां भारत में आ गई। उसमें अंतर विरोध में अंग्रेज जीता, भारत पे उसका कब्जा हुआ। अब देखो उल्टा चलो, अंग्रेजों को व्यापार की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि उसे गतिशील पूंजी चाहिए। गतिशील पूंजी क्यों चाहिए? ताकि विज्ञानवाद, भूगोलवाद को बढ़ावा दिया जाए। जितना विज्ञानवाद और भूगोलवाद को बढ़ावा मिलेगा उतना ही पुनर्जागरण सफल होगा, और सफल हुआ। इसीलिए पुनर्जागरण प्रबोधन में बदल गया। वही प्रबोधन औद्योगिक क्रांति में बदल गई, जिसने इंग्लैंड को विश्व का सबसे समृद्ध, शक्तिशाली राष्ट्र बना दिया था। फिर यहाँ चलो, पुनर्जागरण की आवश्यकता है। इहलौकिक
चीज़ों पर महत्व डालना, उसके विज्ञानवाद भूगोलवाद का जन्म हुआ। उसके लिए गतिशील पूंजी चाहिए, उसके लिए व्यापार की आवश्यकता था। अब ये कंपनियां भारत में व्यापार करने आई, ठीक है, लेकिन उनका ऑब्जेक्टिव अलग किस्म का था। देखो, आप एक टर्मिनोलॉजी से परिचित होंगे, साम्राज्यवाद। इसका मतलब होता है कि जब किसी शासक के द्वारा विषम जातीय भूभाग पर कब्जा करके उसे एक प्रशासनिक सूत्र में बांध दिया जाए तो उसे साम्राज्यवाद कहते हैं। जैसे प्राचीन काल में ये प्रवृत्ति हम भारतीयों में और यूनानियों में था। सिकंदर और चंद्रगुप्त मौर्य इसका जीता जागता उदाहरण है। चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत के 16 महाजनपद बड़े और छोटे सबको जीतकर एक राजनीतिक सूत्र में बांध दिया था, एक नियम से बांध दिया था। मध्यकाल में ये गुण अरबों, तुर्कों, मुगलों में था। जैसे मुगल आए, वो भारत को एक राजनीतिक सूत्र में बांध गए, यहीं पे रच गए, बस गए, सब कुछ हो गया। अब कौन मुगल है, कौन क्या है, कोई अता पता नहीं। इसको कहते हैं साम्राज्यवाद। अंग्रेजों ने भी भारत में जो राजनीतिक नियंत्रण किया तो उसने कहा कि ये भी साम्राज्यवाद है, लेकिन वास्तव में साम्राज्यवाद वो नहीं है। वो साम्राज्यवाद के साथ साथ उपनिवेशवाद है। ये बाद में पकड़ाया। इसको सबसे पहले और इसे बाद में कार्ल मार्क्स ने विस्तृत व्याख्या दिया। देखो, साम्राज्यवाद पूर्ण रूपेण एक राजनीतिक संकल्पना है। उपनिवेशवाद राजनीतिक संकल्पना के साथ साथ क्या है, आर्थिक संकल्पना है। अंग्रेजों ने तो पहले इसे कहा कि जनसांख्यिकी संकल्पना है, अर्थात हम अपना कॉलोनी बनाते हैं, इसलिए कॉलोनी से कॉलोनिज्म बना है, उसी का हिंदी है उपनिवेशवाद। लेकिन जनसांख्यिकी अवधारणा नहीं है। देखो, जनसांख्यिकी अवधारणा क्या होता है कि जब कोई भी समाज आवश्यकताओं के कारण पलायन करता है तो उसे जनसांख्यिकी स्थानांतरण कहते हैं। जैसे आज ही मान लो हम तुम कोई भी आज अमेरिका किसी कारण रोजगार के लिए जाते हैं तो वहाँ पर जाकर हमें वहाँ के सरकार के नियमों को पालन करना होता है। इसको जनसांख्यिकी स्थानांतरण संकल्पना कहते हैं। अंग्रेज भी भारत में आया, उसने तो हमारे नियमों को नहीं माना, बल्कि उसने हमें गुलाम बना के अपने नियमों से बांधा। इसलिए ये पूर्ण रूपेण न तो साम्राज्यवादी संकल्पना है, न ये जनसांख्यिकी स्थानांतरण संकल्पना है, बल्कि ये उपनिवेशवाद है। तो उपनिवेशवाद देखो है क्या, यहाँ पर दो देश लो, ये इंग्लैंड है, ठीक है, ये भारत है। ये साम्राज्यवादी देश है, ठीक है, और ये उपनिवेश है, पिछड़ा हुआ देश जिस पे कॉलोनी बनेगा, ठीक है बेटा। अब देखो, ये देश इस पर राजनीतिक नियंत्रण करता है। बिल्कुल लग रहा है कि साम्राज्यवादी संकल्पना है। मैंने कहा कि ये गुण यूनानियों में भी था, भारतीयों में भी था, अरबियंस में भी था, तुर्कों में था, मुगलों में भी था। उन्होंने भारत में राजनीतिक नियंत्रण किया, आर्थिक लाभ लिया, यहीं पर ताजमहल, लाल किला बना के चले गए। अब अंग्रेज इस पर राजनीतिक नियंत्रण करता है। क्यों करता है? क्यों? ताकि इसका आर्थिक शोषण किया जाए।
क्या किया जाए? आर्थिक शोषण, माने लाभ को अधिकतम किया जाए। करो, लेकिन उपयोग भारत के पक्ष में होना चाहिए। नहीं, ये इंग्लैंड के पक्ष में प्रयोग हुआ, अर्थात भारत बर्बाद होता गया और इंग्लैंड समृद्ध होता गया। इसलिए बेटा उपनिवेशवाद राजनीतिक संकल्पना के साथ साथ ये आर्थिक संकल्पना है। वास्तव में भारत पर अंग्रेजों ने नियंत्रण इसके संसाधनों का अधिकतम प्रयोग करने से के लिए किया था, और इस अधिकतम प्रयोग के कारण क्या हो गया? इस अधिकतम प्रयोग के कारण भारत पर क्या क्या प्रभाव पड़ा, उससे भारतीय जनता को क्या कष्ट हुआ, उससे किस प्रकार से सामाजिक चेतना जागृत हुई, वो सामाजिक चेतना किस प्रकार से हमारे राजनीतिक चेतना के रूप में जागृत हुई, वही हमारा राष्ट्रवाद होता है। उसी राष्ट्रवाद के माध्यम से हम अंग्रेजों को भारत से निकालने में सफल हुए। देख रहे हो, तथ्य है, तथ्य का विश्लेषण करते जाइए, चीज़ों को समझते जाइए। ठीक है, तो ये हिस्ट्री पढ़ने का तरीका है, बिल्कुल मैथमेटिकल तरीका है, गणित के रूप में पढ़ सकते हो, रटने वाली विषय नहीं है, बिल्कुल नहीं रटना है। साथ रहेंगे, चीज़ों को सीखते रहेंगे।